भूपेंद्र, जी मैम। बच्चों को बुला लिया बेटे? मैम सबको रिक्वेस्ट भेज दी है, वो ज्वाइन कर रहे हैं एक एक करके। ओके। भूपेंद्र जी कैसा ये अमरिंदर जी कैसा चल रहा है आपका? सूरज सर से आपकी ठीक बात चल हुई रहा है? जी, प्रोफेसर सूरज थापा जी से बात हुई है और सर के साथ कुछ इमरजेंसी आ गई है तो वो हमें ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमारा ये सौभाग्य है कि आप रीटा चौधरी मैडम के शिष्य रहे हैं और मैडम के निर्देशन में आपने अपनी पीएचडी पूरी की है। तो गुरु और शिष्य मैं समान ही समझ रही हूँ कि गुरु शिष्य की परंपरा को आप निभा रहे हैं कि अगर ये हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान रही है कि कभी गुरु सहारा देता है तो कभी शिष्य भी सहारा बनता है गुरु का। तो इसी कड़ी में आज हम आपका स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। आओ लिखें मन की बात कार्यशाला को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपसे सीखेंगे कि कहानी कैसे लिखी जाती है। मन की बातों को हम कहानी के रूप में कैसे लिख सकते हैं। हमारे आज के इस कार्यशाला में कुछ बच्चे हमारे साथ हैं। मैम हम स्टार्ट कर सकते हैं, बच्चे जुड़ना शुरू हो चुके हैं। हाँ ठीक है, रिद्धिमा आप शुरू करिए। रिद्धिमा। यस मैम, मैम इंट्रोडक्शन तनु स्टार्ट कर रही है। ओके यस मैम। शुरू करो बेटे। यस मैम। नमस्कार, मैं तनु सिंह आप सभी का एमिटी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की गई आज की कार्यशाला आओ लिखो मन की बात में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम यह कार्यक्रम सरस्वती वंदना से शुरू करें।
चलिए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं सरस्वती माँ का नमन करके। एमिटी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश ने अपने फाउंडर डॉक्टर अशोक के चौहान सर, चांसलर डॉक्टर अतुल के चौहान सर और वाइस चांसलर डॉक्टर बलविंदा शुक्ला मैडम के नेतृत्व में हमेशा अपने छात्रों में कौशल और प्रतिभा की खोज और अन्वेषण पर ध्यान केंद्रित किया है। इस समय जब संपूर्ण विश्व कोरोना वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, एमिटी ने बड़ी सरलता एवं सहजता से आभासी दूरस्थ शिक्षा यानी ऑनलाइन रिमोट लर्निंग को अपनाया। साथ ही साथ छात्र छात्राओं के लिए विभिन्न एवं सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का भी आयोजन एमिटी ने बखूबी निभाया है। ऐसी ही एक पहल है एमिटी अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2020। यह कार्यक्रम हम हमारी डिप्यूटी डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर डॉक्टर अल्पना कक्कर मैडम के नेतृत्व में आयोजित कर रहे हैं। यह कार्यक्रम विद्यार्थियों को एक मंच प्रदान करता है जहां वे अपने भीतर की कल्पना को शब्दों के माध्यम से प्रकट कर सकते हैं। यह कार्यक्रम आप सभी में पारंपरिक कक्षा से परे सीखने की जिज्ञासा भी प्रदर्शित करेगा। आज की कार्यशाला आओ लिखे मन की बात आपकी भावनाओं को उत्प्रेरित करेगी उन भावनाओं को शब्दों में बदलने के लिए। इस कार्यशाला के माध्यम से हम आप सभी उपस्थित प्रतिभागियों को कहानी लेखन कौशल में रुचि के साथ साथ अपने विचारों को उत्कृष्ट रूप से प्रस्तुत करना सिखाएंगे। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपनी सह एंकर रिधिमा को बुलाना चाहूंगी। धन्यवाद। हजार कहानियां लिखनी है मुझको, उम्र दराज नहीं पर अनुभवों को साझा करता कथाकार हूं मैं। लेखक नहीं हूं मैं पर लेखनी के पीछे छिपे रहस्य का पहरेदार हूं मैं। हजार कहानियां लिखनी है मुझको, कथाकार हूं मैं। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूंगी डॉक्टर अमरेंद्र कुमार श्रीवास्तव सर जी का कि वो हमारे साथ हमारी कार्यशाला में जुड़े हैं। डॉक्टर अमरेंद्र कुमार श्रीवास्तव सर पिछले की संप्रति है 2016 से एमिटी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ कैंपस में वो सहायक आचार्य पद पर अध्यापन कर रहे हैं। आपकी प्रकाशित विधिक हिंदी 2018, स्नातकोत्तर हिंदी उपन्यासों के विविध भाषिक संदर्भ एक अनुशीलन 2019, साझा संग्रह में कविताओं का प्रकाशन उल्लेखनीय कार्य है। आपने संपादन किया है राष्ट्रीय कर्तव्य और उच्च शिक्षा 2017, इशूड एंड चैलेंजेस इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड 2019, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं में 20 से अधिक शोध पत्रों का प्रकाशन का गौरव प्राप्त है आपको। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में प्रपत्र वाचन से का गौरव आपको हासिल है और हम समस्त एमिटी विश्वविद्यालय के लिए अपार हर्ष की बात है कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। धन्यवाद सर। और जैसा कि महिमा मैम ने बताया कि गुरु और शिष्य का महत्व कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, तो हम आशा करते हैं कि हमें आज आपसे अनमोल सीख सीखने को मिलेगी। धन्यवाद सर। सर आपसे निवेदन है कि आप कार्यशाला को आगे बढ़ाएं। आभासी पटल पे उपस्थित मेरे सभी साथियों को सादर प्रणाम करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। दरअसल ये ऐसा संयोग है और कहानी लेखन पे बात करनी है और ये एक संयोग ही एक कहानी है कि हमारे गुरुजी रीता चौधरी और उनके पति दोनों लोग लखनऊ विश्वविद्यालय में थे। इस कार्यक्रम में उनको होना था, कारणों से वो लोग व्यस्तता के कारण चले गए। तो कल शाम को ही सर ने हमको बताया कि आप देख लेना है। तो इस तरह से मैं इस कहानी में एक कैरेक्टर के रूप में अंदर आ गया। अब आप सभी लोग कहानी देखिए, बातें सबके मन में, जज्बात भी सबके मन में होते हैं। ये अलग बात है कि कौन उसको किस प्रभावी ढंग से लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करता है। तो हम यह मान लेते हैं कि जितने प्रतिभागी यहाँ उपस्थित हैं
उनके अंदर कहीं न कहीं लिखने की एक ललक है, या वो कुछ जो मनोभाव उनके मन में है और जो बाह्य दुनिया में जो कुछ भी वो देख रहे हैं, उनको वो कुछ ऐसे रूप में अभिव्यक्त करना चाहते हैं कि वो उनके ही सिर्फ मनोभाव न रहकर एक सार्वभौम मनोभाव हो जाएं, सबके मनोभाव हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों की भावना बनकर वे अपनी बातों को कहें। तो कहानी लेखन के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ है, सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, या किसी भी साहित्य की विधा के लेखन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है भाव। कि हम चीज़ों को कैसे देखते हैं। एक ही तरह की घटना और अलग अलग लोगों के मन पे अलग अलग प्रभाव डालती है। मुझे कवि का नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन वो संस्कृत के कवि थे और उन्होंने अपनी एक कृति लिख रहे थे और उसको पूरा करना था, और उनका समय अंतिम समय आ गया था। तो उनके 2 पुत्र थे, तो उन्होंने दोनों पुत्रों को बुलाया और कहा कि भाई इस पेड़ के बारे में बताओ 2 पंक्ति। तो एक पुत्र ने कहा कि शुष्क वृष्ट तिष्ठति अग्रे, मतलब सूखा पेड़ सामने खड़ा है। और दूसरे उनके पुत्र ने कहा शुष्क वृक्ष विलसति अग्रह, मतलब सूखा पेड़ आगे लहलहा रहा है। तो ज्यों का त्यों कह देना, किसी भी चीज को, किसी भी भाव को ज्यों का त्यों रख देना, वो कहानी नहीं बनती है। सूखे हुए पेड़ सामने खड़ा है और सामने लहलहा रहा है, यह जो अंतर है वही सामान्य व्यक्ति और एक रचनाकार की दृष्टि का अंतर है। कि रचनाकार एक अलग दृष्टि से चीजों को देखता है। आप सभी लोग यदि कहानी की कार्यशाला में भाग ले रहे हैं और हिंदी माध्यम में सुन रहे हैं, तो इतना मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने प्रेमचंद को जरूर पढ़ा होगा। प्रेमचंद, कितने लोगों ने प्रेमचंद को पढ़ा है? प्रेमचंद हिंदी के ही नहीं बल्कि आज तो पूरी दुनिया में जाने जाने वाले कथाकार हैं। प्रेमचंद की कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगती है? कोई बताएगा? भूपेंद्र जी। जी सर, मैंने जितना भी प्रेमचंद जी के बारे में पढ़ा है, उससे एक चीज़ जो मैं रिलेट कर पाता हूँ ये कि उनकी जितनी भी कहानियाँ या कैरेक्टर्स होते हैं, वो एक ग्रामीण समाज और जो समाज में जो कुछ दुष्कृतियाँ हैं उनके ऊपर उनका मेन जो रहता है कहानी का एक फोकस। सर, मैंने बचपन से प्रेमचंद जी की कहानियाँ पढ़ी हैं, उनके उपन्यास पढ़े हैं, और मुझे उनकी एक बात काफ़ी आकर्षित करती है कि उन्होंने अपनी भाषा से अपना संबंध हमेशा बनाए रखा है। उन्होंने निरंतर ये प्रयास किया है कि कहानी एक सिलसिले में चलती रहे और जो भाषा का महत्वपूर्ण डोर है वो कभी ना छूट सके। तो मेरे लिए प्रेमचंद की कहानियों में मेरे मन में हिंदी पढ़ने के प्रति मेरा रुझान हमेशा बना रहा है। प्रेमचंद की सबसे बड़ी जो विशेषता है, बढ़िया आप लोगों ने बताया, उनकी भाषा। कहानियां आज भी लिखी जा रही हैं और बहुत से लोग लिख रहे हैं, बहुत सी कहानियां लिखी जा रही हैं, बहुत सी कविताएं लिखी जा रही हैं और बहुत सारा लिटरेचर लिखा जा रहा है, लेकिन उनके समक्ष, सभी लिखने वालों के समक्ष एक बड़ा संकट ये है कि पाठक नहीं है, पढ़ने वाले लोग नहीं है। तो उसका जो सबसे महत्वपूर्ण कारण मेरे देखने में आता है कि वो है सबसे महत्वपूर्ण कारण की भाषा। प्रेमचंद की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उनकी कहानियों की जो आप भाषा देखेंगे,
या जो उनके पात्रों के नाम देखेंगे वो बड़े जेन्युइन टाइप के लगते हैं, बहुत ही हमसे आपसे जुड़ने वाले लगते हैं, जो हमसे जुड़े हुए हों, आपसे जुड़े हुए हों, और हम जो नित्य प्रतिदिन अपने जीवन में भाषा का प्रयोग करते हैं वो भाषा वो लिखते हैं। और यही कारण है कि हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के अलावा अन्य पाठक भी प्रेमचंद को पढ़ते हैं। प्रेमचंद से पूर्व अगर हम थोड़ा सा जाएं तो आपको मैं बताऊं कि एक हिंदी के कथाकार हुए हैं देवकी नंदन खत्री। आप लोगों ने नाम सुना है किसी ने? देवकी नंदन खत्री। जी सर, जी सर। किस रेफरेंस में सुना है? हेलो हेलो सर, देवकी नंदन खत्री जी ने वो एक उपन्यास लिखा था सर, जो हमारे समय में काफी प्रचलित था सर, चंद्रकांता। जी सर, जी। भूपेंद्र। जी सर, रजनीमा जी ने जो कहा कि हमने उन्हें चंद्रकांता के माध्यम से ही उनको बहुत अच्छी तरह जाना है। देवकी नंदन खत्री की बात मैं इसलिए लाया हूँ क्योंकि अगर आप लोग कहानी लिखना चाहते हैं या लिखेंगे भविष्य में, तो मैं आपको बता दूं कि देवकी नंदन खत्री हिंदी के ऐसे कथाकार हैं जिनके उपन्यासों को पढ़ने और समझने के लिए लोगों ने हिंदी भाषा सीखी। ये देवकी नंदन खत्री का सबसे महत्वपूर्ण काम है कि उन्होंने इतने रोचक उपन्यास लिखे, इतनी रोचकता अपने साहित्य में प्रस्तुत की कि लोगों ने उस रोचक कथा को जानने के लिए हिंदी को सीखा। तो आज जहां एक और लेखकों के सामने पठनीयता का संकट है, वहां हमारे हिंदी में ऐसे भी लेखक हैं कि जिनकी कहानियों को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखा। अब हम आते हैं कि कहानी पे लिखने से पहले आपको किन किन तत्वों पर विशेष ध्यान देना होता है। तो पहली चीज तो कहानी लिखने के लिए आपको एक सहृदय होना चाहिए, और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है संवेदनशील। ऐसी बात सम मतलब होता है समान, वेदना मतलब होता है कष्ट। तो किसी दूसरे के कष्ट को देखकर उस कष्ट की अनुभूति हमें हो, और फिर वह अनुभूति कदर परेशान करे कि हम उसको किसी रूप में, चाहे गद्य के रूप में, चाहे पद्य के रूप में, चाहे कविता के रूप में, चाहे कहानी के रूप में प्रस्तुत करें। तो संवेदना जो है, एक चीज होती है वेदना, जो आपके मन में किसी घटना या किसी परिस्थिति या किसी कहें कि परिवेश के कारण आपके मन में जो कष्ट उत्पन्न हो, वो आप कहेंगे कि वेदना। दूसरी चीज जो है, जो सबसे महत्वपूर्ण है कथा लेखक के लिए, कहानी लेखक के लिए, वो है संवेदना। सम मतलब समान, वेदना मतलब। तो जो संवेदना होती है वो किसी के कष्ट की आप अनुभूति करते हैं। जैसे हिंदी कथा साहित्य में एक बड़ा वर्ग मानता है कि सहानुभूति और स्वानुभूति में अंतर होता है, लेकिन यदि हम पूरे लिटरेचर को देखें, पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को देखें, तो आप देखेंगे कि सहानुभूति से भी जो रचनाएं लिखी गई हैं वो बहुत ही प्रामाणिक अनुभूतियों को प्रस्तुत करती हैं। एक कहानी है प्रेमचंद की, जो हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी।
आप लोगों ने पढ़ा होगा पूस की रात। पूस की रात किसी ने पढ़ा है? हेलो हेलो। मैंने बचपन में पढ़ा था, लेकिन मुझे उसकी अच्छे से याद नहीं है, क्योंकि हमारे क्लास में ये एक चैप्टर था इससे जुड़ा हुआ। किसी ने और पढ़ा है? इसका इंग्लिश वर्जन है विंटर्स नाइट। किसी ने पढ़ा है? जी नहीं सर, जी सर, मैंने हिंदी का इंग्लिश ही वर्जन वर्जन। पढ़ा है। कौन सा? हेलो। जी सर, मैंने हिंदी का जो आप बता रहे हैं पूस की रात, उसका वो हिंदी का ही पढ़ा है। उसमें बहुत अच्छे तरीके से जो कैरेक्टर हैं, मुन्नी, हल्कू, वो उसके ऊपर जो यहाँ से है। ये एक ऐसी कहानी है पूस की रात जो आपको बहुत कुछ सिखाती है। यदि आप कहानी लिखना चाहते हैं, हाँ, तो कहानी लिखने के लिए ये कहानी जो है बड़ी ही प्रामाणिक है, और इसका आप एक एनालिसिस कीजिए कि उसके पात्र कौन कौन से हैं। कोई बताएगा? क्यों भूपेंद्र जी? जी सर, जहाँ तक बहुत काफ़ी समय पहले पढ़ा था, मैं अभी जो याद कर पा रहा हूँ, एक उसमें सर एक मुन्नी नाम की एक बच्ची होती है, एक हल्कू एक जो कैरेक्टर होता है। हल्कू एक किसान है इस कहानी में, और इस कहानी का जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमको लगती है, और जो सबसे महत्वपूर्ण पात्र भी हमको लगता है, वो है झबरा। याद आ रहा आप लोगों को? जी सर। झबरा जो हल्कू का जो है, हल्कू का कुत्ता है। और आप देखिए कि पात्रों का चयन करते समय एक जीवंत पात्र के रूप में प्रेमचंद हल्कू के कुत्ते को रखते हैं। और आप सोचिए कि प्रेमचंद की इतनी दूरदृष्टि थी कि आज भी इस नाम से किसी अन्य जीव का बोध होगा ऐसा नहीं है। मतलब ये एक ऐसा सिंबॉलिक नाम है जो हमारी उत्तर भारतीय परंपरा में कुत्ते के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाला नाम होगा, झबरा। और दूसरे जो पात्र हैं हल्कू, और हल्कू की जो पत्नी है मुनिया। आपको इस कहानी की मैं बात बताऊं कि जब वो कहानी की शुरुआत होती है, मुनिया झाड़ू लगा रही होती है और हल्कू उससे आके बोलता है कि जो है ल्या सहना आया है जो साहूकार है, ठीक है, और मैं उसके पैसे दे दूं। और जब वो पैसे लेके जाता है तो प्रेमचंद की जो पंक्तियां हैं कि वो अपनी सारी कुछ लेके उसको मान लो कि निकाल के देने जा रहा हो। और यहाँ एक चीज और आप देखिए कि पूस की रात कहानी का शीर्षक कहाँ से आता है। तो ये जो पूस की रात कहानी का शीर्षक है, वो एक उत्तर भारत में प्रचलित लोक उक्ति से आता है, जिसमें ये बात कही गई है, माघ पूस की बादरी। मतलब ये कहा गया है माघ महीने और पूस महीने की बदली बड़ी ही कड़ाके की ठंड होती है। तो शायद प्रेमचंद इसे ठंड की रात कह सकते थे। ठंड की रात कहने से आपकी ठंड नवंबर से शुरू हो जाती है और फरवरी तक जाती है। वो इंटेंसिटी भाव की नहीं क्रिएट कर पाते प्रेमचंद। जो लोग माघ और पूस के महीने को जानते हैं, जो लोग उत्तर भारतीय परंपरा को जानते हैं, जो लोग इस परिवेश में रहते हैं, उनको ये पता है कि ये महीना कितने कड़ाके की ठंड का होता है। और ऐसे महीने में बिना किसी संसाधन के हल्कू खेत में जाके रहता है।
आप देखिए कि हल्कू की भावनाओं से या हल्कू की कहानी लिखते हुए प्रेमचंद उससे कितना कनेक्ट थे, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रेमचंद का लगाव हल्कू के प्रति कितना था कि वो उसकी हर एक चीज को समझ रहे थे और उसको अपनी कहानी के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। कभी कभी कहानियां ऐसी भी होती हैं जिसमें बहुत कुछ हमको लगता है कि मजा नहीं आया पढ़ के, और बहुत सी कहानियां ऐसी होती हैं जिनको पढ़ते पढ़ते हम क्या होता है कि रुक जाते हैं, छोड़ देते हैं। और बहुत सी कहानियां ऐसी होती हैं जिनको पढ़ते हुए हमारे पास समय भी नहीं होता है, लेकिन हमारे टेबल पे रखी चाय ठंडी हो जाती है और हमें किसी चीज की परवाह नहीं होती है, हम उस कहानी के साथ कैरीड अवे हो जाते हैं, उस कहानी के साथ चले जाते हैं। तो जो कहानी का दूसरा एस्पेक्ट है, पहला एस्पेक्ट तो ये है कि आपकी संवेदनशीलता जितनी ज्यादा होगी उतना ही आप किसी से कनेक्ट होंगे, और जितना किसी से आप कनेक्ट होंगे उतने ही प्रामाणिक ढंग से अपनी बात को प्रस्तुत करेंगे। अपनी बात को प्रस्तुत करते हुए आप उसके मनोभावों को, उसकी संवेदना को, उसकी परिस्थिति को, सारी चीजों को जो है आप उस माध्यम से प्रस्तुत करें। जो दूसरी चीज होती है वो होती है कि कथाकार, आप एक चीज सोचिए कि आखिर वो कौन सी चीज थी जो प्रेमचंद की कहानियों को पढ़ने के लिए तो प्रेरित करती है, लेकिन ऐसी भी कहानियां हैं जिनको आप पढ़ने के लिए दूसरी भाषा सीख जाते हैं। तो जो दूसरी कहानी का तत्व है कि कहानी का पात्र, कहानी का आरंभ ऐसा हो कि आपके मन में कौतूहल पैदा करे। कौतूहल आप लोग समझ पा रहे हैं कि आगे क्या होगा, क्यूरियोसिटी जिसको आप कह सकते हैं कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आप ये चीज सोचते हैं और उस चीज के साथ आप कनेक्ट हो पाते हैं। तो जो दूसरी चीज है उसके लिए आपको, यदि आप लोग ध्यान से देखें तो हर कहानी में एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं ड्रामेटिक आयरनी। सिंपल वे में कहानी शुरू होती है और उस आयरनी द्वारा जो है कहानी दूसरे वे में चली जाती है, और फिर वहां से कहानी में आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है कि अच्छा ये ऐसे हो रहा था और ऐसे हो गया। तो जो सबसे बड़ी चीज कहानी की होती है, पहली चीज होती है कि आप किसी से कनेक्ट हो भावनात्मक लेवल पे, उसकी परिस्थितियों से, उसके परिवेश से। और जो दूसरी चीज कहानी की होती है वो होती है कौतूहल वर्धन, जिसे हम लोग ड्रामेटिक आयरनी भी कहते हैं, विडंबना हिंदी भाषा में कहते हैं। और उसे जो साहित्य शास्त्रीय शब्दावली है उसे हम लोग कहते हैं स्थिति विपर्यय। स्थिति विपर्यय होता है कि अचानक से कहानी सिंपल वे में जा रही होती है और उसमें कोई आयरनी क्रिएट होती है और वो कहानी दूसरी दिशा में चली जाती है, और वहां से कहानी आपको अपने साथ ले जाती है। जिन कहानियों में यह चीज होगी जो आपको एकदम से अलग दिशा में कहानी मुड़ जाती है, तब आप सोचते हैं कि आखिर इस कहानी में क्या है, और फिर उस कहानी की पठनीयता बढ़ती है क्योंकि रोचकता बढ़ती है और आपको समझना होता है कि आखिर आगे चलकर इस कहानी में हुआ क्या। तो जो सबसे दूसरी चीज, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो आयरनी है। आप लोगों ने मंत्र कहानी पढ़ी है, प्रेमचंद की मंत्र? हेलो, हाँ हाँ, किसी ने मंत्र कहानी पढ़ी है? हाँ हाँ। हाँ जी सर। क्या है मंत्र कहानी में? उसमें एक वो डॉक्टर की कहानी है जो अपने बच्चों, एक रहते हैं इंसान जिनके बच्चा होता है, डॉक्टर होते हैं, उन्हें इलाज नहीं करते। तो जो वो इंसान रहता है जो महात्मा रहते हैं, तो फिर उन्हें उनके पास मंत्र रहता है एक जो सर पे इलाज करता है।
मतलब आप देखिए कि ये कहानी इतनी कौतूहलवर्धक है, अगर आप इस कहानी को नहीं पढ़े हैं तो पढ़िए। जो पढ़े हुए तो उतना मजा इस कहानी में दोबारा पढ़ने में नहीं आएगा, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं उनको ये कहानी, आपकी इच्छा नहीं होगी तो भी आप पढ़ेंगे, क्योंकि ये कहानी ऐसा होता है ना कि जो आपको अपने साथ ले जाती है। तो अगर आप एक बढ़िया लेखक होना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ी जरूरी चीज है कि आप उस कौतूहल को पूरी कहानी रखें कि आगे कहानी में होना क्या है। पाठक ये सोचता है डॉक्टर चड्ढा है और डॉक्टर चड्ढा उस भगत के लड़के का इलाज नहीं करते हैं और उसका लड़का जो है आश्रमिक में मर जाता है। अब वो कहानी उल्टी हो जाती है और डॉक्टर चड्ढा के बेटे को सांप काट लेता है और कोई दवा काम नहीं करती है। सबको पता है कि यदि ये भगत आ जाएगा तो ये डॉक्टर के चड्ढा का लड़का ठीक हो सकता है। लेकिन जो उसके मन के अंतर्भाव हैं, जो एक व्यक्ति के अंतर्द्वंद हैं, उस अंतर्द्वंद को प्रेमचंद ने बखूबी उभारा है। और यदि कहानी आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपके मन में ये चीज होगी कि कहानी में आगे क्या हो। क्या भगत वापिस आएगा? क्या भगत जो है डॉक्टर के लड़के का इलाज करेगा? क्योंकि सहज मानवीय गुण तो यह है ना कि अगर हमने आपके लिए कुछ नहीं किया मौके पर तो आपका ये सिंपल फंडा है कि आप भी मेरे लिए नहीं करेंगे। क्यों? है ना? हेलो हेलो जी सर। ये एक कॉमन फैक्टर है। लेकिन इस कहानी में आप पूरा उसको सहयोग करिए, पढ़ेंगे जवाब दीजिए आप, सर के साथ सहयोग करिए आप लोग। तो आपको लगेगा कि मतलब क्या होगा कहानी में। तो ये जो कहानी की जो दूसरी जो सबसे बड़ी चीज होती है वो होती है कि आप कितना कौतूहल कहानी के शुरू से लेके अंत तक ले जाते हैं, कहानी में किस तरह आयरनी क्रिएट करते हैं, और आयरनी क्रिएट करके फिर होता है दो चीजें हैं। आप लोगों ने एक कृति का नाम पढ़ा होगा, अभिज्ञान शाकुंतलम। किसी ने नाम सुना है? अभिज्ञान शाकुंतलम किसी ने सुना है? अभिज्ञान शाकुंतलम का अर्थ ही यही है कि शकुंतला की पहचान। ठीक है ना? तो पहले क्या होता है कि स्थिति विपर्य होती है, राजा दुष्यंत आते हैं और शकुंतला को अंगूठी देते हैं, उनसे विवाह करते हैं और चले जाते हैं। वो पानी पीने जाती हैं और भूल जाती हैं। तो आगे चल के क्या होता है कि वो अंगूठी फिर राजा के दरबार में पहुंचती है और राजा उसको खोजते हुए आते हैं। तो पहली चीज जो है कहानी में होती है स्थिति विपर्य, जिसको ड्रामेटिक आयरनी कहते हैं। ड्रामेटिक आयरनी क्या होता है कि कहानी में वो ट्विस्ट पैदा करता है और कहानी दूसरी दिशा में चली जाती है, एक आयरनी हो जाती है। एक कहानी वो बनेगी ना जिसमें कुछ दुख दर्द या कुछ इस तरह की चीजें हों, या सामान्य जीवन की तो कहानी नहीं बनेगी ना। तो वो चीजें जो है फिर स्थिति विपर्य से जो अभिज्ञान होता है शकुंतला की, तो दूसरी चीज जो होती है वो आइडेंटिटी होती है, कैसे पहचान करते हैं। तो कहानी में जो दूसरा पार्ट शुरू होता है, जैसे कहानी आप जब कहानी लिखने जाएंगे तो कहानी के 3 पार्ट होते हैं, आदि, मध्य और अंत। तो आदि में आप कहानी शुरू करते हैं और कहानी शुरू करते हुए आपको सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी चाहिए कि जो है कैसे कहानी को हम कितना ज्यादा उत्प्रेरक बना दें या कौतूहलवर्धक बना दें या इतनी चीजें डाल दें कि कहानी को पढ़ने के लिए लोग विवश हों कि आगे इस कहानी में क्या होता है। और इस चीज के लिए 2 चीजें होती हैं, स्थिति विपर्य और अभिज्ञान। तो अभिज्ञान के माध्यम से कहानी का जब अंत होता है
तो उसकी पहचान होती है। अब जो सबसे आगे की जो चीज है कहानी की कि ये कौतूहल क्रिएट कहाँ से होता है, तो कहानी का जो कौतूहल क्रिएट होता है, कहानी की जो आप कहानी पढ़ने के लिए कैसे क्रिएट होते हैं, कैसे अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, तो सबसे पहली चीज जो है जिस चीज को आप कहानी में देखते हैं वो होता है, क्या होता है, कोई बताएगा? शीर्षक। शीर्षक होता है। जो उस कहानी का टाइटल होता है वो महत्वपूर्ण होता है कि आप कहानी के टाइटल को किस तरह क्रिएट करते हैं, और वह टाइटल क्रिएशन ही नहीं महत्वपूर्ण होता है, वरन टाइटल कैसा होना चाहिए जो पूरी कहानी का एक इमेज प्रस्तुत करे, सेंटर थीम। जैसे हम मंत्र कहानी को ही ले लें, तो मंत्र कहानी में क्या है कि वो भगत एक ऐसा मंत्र जानता है जिसे सर्प के विष का आज भी उत्तर भारत में और आप देखिए भारत के बहुत से क्षेत्रों में झाड़ फूंक और मंत्र पे भरोसा रखा जाता है सांप के काटने पे। अब ये कितनी प्रमाणिक विधि है, कितनी नहीं प्रमाणिक विधि है, इसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जो थीम है कहानी की, जिस चीज को प्रेमचंद कनेक्ट करना चाहते हैं, जिस चीज को प्रेमचंद प्रोड्यूस करना चाहते थे अपने शीर्षक के माध्यम से, वो उन्होंने प्रस्तुत किया है। और अगर आप कहानी के शीर्षक को ही ध्यान से मनन करें तो आपको ये पता चल जाएगा कि कहानी के अंत में होना क्या है, कहानी कहाँ जाके ये रुकेगी, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो टाइटल, कहानी का जो शीर्षक है वह भी महत्वपूर्ण है। और जब भी आप एक किसी भी कहानी को लिखें तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इसे आप हमेशा ध्यान में रखें कि जो पूरी कथा वस्तु है, कहानी का जो पूरा कंटेंट है, कहानी की जो पूरी सर्कमस्टेंसेज हैं, वो उस टाइटल से प्रतिध्वनित हों। आप लोगों ने कफन कहानी सुना है? शीर्षक कफन। यस सर। पढ़ा भी किसी ने? यस सर, सर पढ़ा भी है। बताएंगे? सर कफन मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है और उसमें उन्होंने दिखाया है कि किस प्रकार एक ग्रामीण परिवेश में एक पिता और पुत्र की कहानी है, और किस प्रकार उन्होंने दिखाया है कि वो कफन खरीदने की जगह से, मैंने कहानी बहुत बचपन में पढ़ी थी, कफन खरीदने की जगह वो अपने झोपड़े के बाहर बैठ के विचार कर रहे होते हैं कि जो अंदर उनकी बहू का देहांत हो गया है उसकी आगे की प्रक्रिया कैसी होगी। और कोई? कफन कहानी एक ऐसी कहानी है जो भूख पे, किसी की भूख किसी को कितना अंदर तक हिला देती है और हमारी जड़ मान्यताओं पर है। जब बुधिया मर जाती है और घीसू और माधव को पैसे मिलते हैं और वो जाते हैं तो उस पैसे का उसके दाह संस्कार के लिए सामान नहीं लाते। यहाँ से इस कहानी का शीर्षक वो होता है, कनेक्ट होता है कि वो जो है वो उसकी चीज के लिए नहीं लाते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं कि उस पैसे से पूड़ी और जलेबी खाते हैं और कहते क्या हैं कि गांव वाले तो ऐसे न हैं कि इसे ऐसा पड़ा रहने देंगे। हाँ, और जाते जाते गई हम लोगों की पेट भर गई। तो आपको जीते जी कुछ मिले या ना मिले, ये
जो एक सामाजिक विडंबना थी उसको किस तरह प्रेमचंद प्रस्तुत कर रहे थे, यह देखने लायक है। और जो अगली चीज कहानी की महत्वपूर्ण होती है कि जब आप कहानी का शीर्षक करें तो पूरे कथा के वस्तु जो आपका टेक्स्ट है, जिस विषय को आप, जिस भावना पे आप कहानी लिखना चाहते हैं, उसको समग्रतः प्रस्तुत करें। और दूसरा जो शीर्षक की सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी होती है वह ये होती है कि शीर्षक कितना लोगों को प्रेरित करता है कहानी को पढ़ने के लिए। कि आप कहानी का टाइटल देखें और कहानी को पढ़ने लगे। कोई आप लोग दूसरों की भी कहानी पढ़ते हैं कि अपने लिखना ही चाहते हैं? क्यों? पढ़ना चाहते हैं, पढ़ते भी हैं। किसकी पढ़ा है कहानी? मैंने मोस्टली जितने भी हैं वो अध्यात्म वाला ही किताब पढ़ा है। और किसी ने? किसी ने तीसरी कसम पढ़ी है? तीसरी कसम कहानी किसी ने पढ़ी है? अच्छा, प्रेमचंद के अलावा किसी कथाकार को आप लोग जानते हैं? रिद्धिमा? प्रेम? हेलो बच्चों, आप लोग जवाब दीजिए। कहानीकार को जानते हैं आप लोग? जी सर, काफ़ी सारे प्रेमचंद जी के अलावा बहुत महान लेखक रहे हैं जिन्होंने बहुत कुछ दिया है। कुछ के निराला जी हैं, कालिदास जी की बेहद जो आपने बताया एक, और जो आप बात कर रहे हैं अभी तीसरी कलम, उसका जो पूरा तीसरी कसम, उसका जो पूरा मारे गए गुलफाम और तीसरी कसम जो नाम से फनीश्वर रात रेणु जी ने जो लिखी है, उसके बहुत सारे ऐसे लेखक हैं सर जो जिनको हम खोज खोज के पढ़ना चाहते हैं और पढ़ रहे हैं, पढ़ना चाहिए। किसी ने तीसरी कसम पढ़ा है? किसी ने तीसरी कसम कहानी पढ़ी है आप लोगों में से? अच्छा, प्रेमचंद के अलावा कोई और कथाकार पढ़ा है किसी ने? कृष्णचंद्र की मैंने एक पढ़ी है, जामुन का पेड़। वो बहुत ही रोचक कथा लगा तो मुझे। उसमें सरकार के काम के ऊपर था, जो डेलीगेशन होता है, मतलब काम किसी और पे थोपते रहते हैं कि नहीं तुम करो तुम करो तुम करो। तो वैसे उसकी प्राण जान चले, एक इंसान रहता है ऑफिस के सामने, उसका जामुन का पेड़ उस पर गिरा रहता है टहनी, तो कोई काटता नहीं है। कहते हैं कि उस गवर्नमेंट का ऑर्डर आएगा, उस गवर्नमेंट का ऑर्डर आएगा, उस गवर्नमेंट का ऑर्डर आएगा, तभी काटेंगे। तब तो ऑर्डर आते आते वो बंदा मर जाता है। अच्छा, किसी ने हरशंकर साई को पढ़ा है? चलिए, पढ़ना चाहिए। सबसे पहली शर्त लेखक बनने की ये है कि आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप पढ़ते नहीं हैं तो आपकी रचना उतनी प्रभावी नहीं है। पढ़ने का इन द सेंस कि कविता कहानी भी पढ़िए, अपने आसपास के परिवेश को भी पढ़िए, दोनों चीज़ों को पढ़ें। सिर्फ कहानी पढ़ने से आप कहानी नहीं लिख सकते। दूसरी चीज ये है कि सिर्फ आप ये सोचें कि हम लिखेंगे सब पढ़ेंगे, ये भी नहीं। आप जब किसी कहानी को, किसी उपन्यास को, किसी कविता को पढ़ते हैं तो बहुत सी चीजें अनजाने ही आपके ज्ञान के स्तर को बढ़ाती हैं। आपको उन चीजों से बहुत सी चीजें निकल के आती हैं जो आपके दिमाग में चली जाती हैं और आपको पता भी नहीं चलता है कि चीजें कैसी हो रही हैं, क्या होना है और क्या नहीं होना है। ये जो है आपके कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा माध्यम है कि आप कहानियों से पहले कनेक्ट।
अब वो कहानी का जो दूसरा फॉर्म है, चाहे आप समाज की कहानियों को पढ़ें, लोगों की कहानियों को पढ़ें, अपने नित्य प्रति के जीवन से अनुभव लें, या दूसरी जो पार्ट है वो ये है कि आप कहानीकार के कहानियों को पढ़ें। क्योंकि जो तीसरा अगला कहानी का सबसे महत्वपूर्ण अवयव है, जो कहानी को की रोचकता को और प्रभाव को बढ़ाता है और कहानी को हमसे आप तक पहुंचाता है, वो है संवाद योजना, जिसे अंग्रेजी में डायलॉग कहते हैं। ठीक है ना। आप देखिए कि पात्रों के नाम महत्वपूर्ण हैं, कहानी का शीर्षक महत्वपूर्ण है, परिवेश महत्वपूर्ण है और संवाद महत्वपूर्ण है। जब हल्कू की खेत पूरी नष्ट हो जाती है, सारी खड़ी फसल नष्ट हो जाती है, उसके बाद हल्कू का जो कथन है बहुत कुछ सिखाता है। और उसने क्या कहा है अंत में, किसी को पता है? नहीं पता? मैं बता देता हूँ। वो कहता है कि चलो ठंड की रात में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। तो ये एक जो क्लास कहानी की है, जिस कहानी के माध्यम से चीजों को वो प्रस्तुत करना चाहते थे, क्योंकि जो हमारी समाज व्यवस्था थी उसमें यह है कि किसान फसल बनाएगा तब भी उसको नहीं मिलेगा और नहीं बनाएगा तब भी उसको नहीं मिलेगा। तो वो कहता है कि ठंड की रात में सोना तो नहीं पड़ेगा। यहाँ अगली कहानी पे आप ईदगाह कहानी पढ़ी है किसी ने? यस सर। ईदगाह कहानी क्या है? सर ईदगाह में बालक अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है, क्योंकि वो उसके मन में ये संवेदना होती है कि किस प्रकार हर बार उसके लिए रोटियां सेकते आपने वक्त। उस कहानी को ढंग से पढ़ा बेटा? शायद सर। जब वो जाता है मेला करने और किस तरह उसके मन में आगे पीछे होता है कि मैं चिमटे वाले से बात करूं या ना करूं, कितने में चिमटा मिलेगा, ठीक है। और यस उसके सर। बाद वो जब चिमटा लेके आ रहा होता है तो चिमटे को उसने क्या कहा आपको पता है? उसके साथ के बच्चे, कोई सिपाही लेता है, कोई कुछ लेता है, और जब आपस में बच्चों में बात होती है, वो संवाद बड़ा महत्वपूर्ण है। आप लोग फिर से पढ़िएगा अगर आप लोग कहानी वास्तव में लिखना चाहते हैं तो। वो कहता है ये मेरा चिमटा चिमटा नहीं है, रुस्तमे हिंद है। यस सर। तो कैसे संवाद योजना क्या होता है कि आप देखिए ना कि एक छोटा बच्चा हामिद किस तरह से अपने साथ के सारे बच्चों को जवाब देता है और वो खिलौने नहीं खरीदता है, और क्या मनोभाव होते हैं, और क्या वो अपनी माँ को, अपनी दादी माँ को बताता है, और किस तरह वो चिमटा लेके जाता है। एक भाव आना महत्वपूर्ण है, लेकिन उस भाव को डिफेंड करना वो कहीं से ये नहीं होने देता है, ये वो कहीं से आते हुए ये नहीं दिखाता है कि चिमटा हमने मजबूरी में लिया है। ये भावनाओं को सशक्त रूप में प्रस्तुत करने की जो आर्ट है वो कहानी के संवादों से ही आती है। और ये बड़ी प्रभावी कहानी है प्रेमचंद की। प्रेमचंद ने कहानी के अंत में लिखा है कि बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप डायलॉग के माध्यम से अपने जो मुख्य पात्र है उसको किस रूप में प्रस्तुत करते हैं। प्रेमचंद के जो पात्र हैं वो कैसे भी हैं, लेकिन वो संवादों में, अपने संवादों में, अपने भावों में बड़े सशक्त हैं। अपनी बातों को बहुत ही सशक्त ढंग से
लोगों को प्रस्तुत करते हैं। शायद यही कारण है कि प्रेमचंद के पात्र इतने महत्वपूर्ण हैं। आप लोग कहानी लिखते हैं? आप लोग में कहानी कोई लिखता है कि नहीं? हेलो सर, मैंने लिखा था एक बार, वो सही नहीं बना था, थोड़ा सा उसमें गड़बड़ हो गया, तो उसके बाद मैंने लिखना छोड़ दिया। कहानी लिखते समय आपको दिक्कत कहाँ हुई? कहानी मतलब सोचने के लिए आगे कुछ हिस्सा तक तो लिख लेते हैं कहानी बनाकर, लेकिन उसके बाद उसे पूरा जो कंक्लूजन होता है ना कि आगे क्या करना है, क्या सही या गलत रहेगा, जैसे मतलब दो ऐसे लगते हैं जैसे दो रास्ते बट गए हैं लिखते लिखते, कि अगर मैं ये लिखूंगा तो ये सामने वाले को लगेगा, और ये लिखूंगा तो ये लगेगा, तो मुझे दोनों ही ऑप्शन सही लगता है, तो फिर उसी में मैं सोचता हूँ कि कौन सा सही लिखूं। नहीं, देखिए, कहानी तो पहली चीज ये है ना कि जो आप जब कहानी प्रस्तुत कर रहे होते हैं ना, तो उसमें एक चीज ध्यान दीजिए कि आप कहना क्या चाहते हैं, और दूसरी चीज आप ध्यान दीजिए जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, कहानी आप अगर कहानी की आलोचना करते हैं तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है देश, काल और परिवेश। ठीक है, तो जो देश, काल और परिवेश का मसला होता है, आप कई बार ऐसा होता है कि आप कहना कुछ चाहते हैं, लेकिन वो हमारी सामाजिक मर्यादाओं, हमारी सांस्कृतिक मर्यादाओं, हमारी धार्मिक मर्यादाओं, हम वो चीज नहीं कर ये कहना चाहते हुए भी हम अपनी धार्मिक सांस्कृतिक मर्यादाओं के कारण नहीं कह पाते हैं। तो इसको अगर आपको कहना ही है तो कहानी में दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रतीक विधान, एक होता है उपमान। तो उसके माध्यम से आप चीजों को कह सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान है कि आप अपनी बात कहते हुए इस चीज को जरूर ध्यान रखें कि आपका जो परिवेश है वो उसको किस रूप में स्वीकार करने की स्थिति में है। आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी, हिंदी की बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है, बड़ी चर्चित कहानी है, और आपको मैं बताऊं कि उस कहानी को लिखने वाले ने सिर्फ 3 कहानियां लिखी और आज भी वो पढ़ा जाता है बंदा। उसने कहा था, किसी ने शीर्षक सुना है? उसने कहा था, नहीं सुना आप लोगों ने? नहीं। ये आप लोग कहानी मिले तो पढ़िए, बहुत ही अच्छी कहानी है, और आज के समय में आप लोगों को जानने के लिए बहुत कुछ, यदि आप कहानी लिखना चाहते हैं, कहानी की रोचकता बनाना चाहते हैं। उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहानी लिखी थी और उन्होंने 3 ही कहानी लिखी। उसने कहा था, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, और उन 3 कहानियों में सबसे चर्चित कहानी उनकी यही है। और ये कारण ये है कि मतलब उन्होंने जो भाषा का प्रयोग किया है, जिन बातों को प्रयोग किया है, जिस ढंग से कहानी को उन्होंने कहा, वो बड़ा रोमांचक है। एक संवाद मैं देता हूं कि तांगे वाले के तांगे के सामने एक महिला आ जाती है और अमृतसर बाजार का दृश्य है, तो तांगे वाला कहता है, क्या हट जा जीड़ जोगिए, हट जा पूत प्यारिये, हट जा करम वालिये, बचदा पूता प्यारिये। इतनी जो भाषा की जो मिठास है कि भैया हट जाओ, तुम्हारी उम्र अभी पुत्रों की अपनी प्यारी हो। तो अब कहानी हिंदी की है, डायलॉग उसमें पंजाबी के हैं,
कहानी शुरू होती है, एक लड़का एक लड़की मिलते हैं अमृतसर के बाजार में और वो पूछते हैं तेरी कुड़माई हो गई। तो कैसे कनेक्ट करता है लेखक कि ये जानने के लिए आपको ये कहानी पढ़नी चाहिए। हिंदी की कहानी जिसमें पंजाबी के डायलॉग हैं, क्यों है? क्योंकि कहानीकार को अमृतसर के बाजार का दृश्य प्रस्तुत करना। अब हमको जो है कहानी में जो है जिस परिवेश को प्रस्तुत करना है, एटलीस्ट उसकी भाषा तो आनी चाहिए ना। तो जो कहानी का जो अगला महत्वपूर्ण प्रभाव है, पड़ाव है देश काल परिवेश के बाद, वो है उसकी भाषा। और ये कहें कि सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि प्रेमचंद की बात करते हुए हमने सबसे पहले यही बात आपसे कही कि प्रेमचंद एक ऐसी भाषा में लिखते हैं जिससे आप बहुत ही आराम से, बहुत ही इजी वे में प्रेमचंद से कनेक्ट होते हैं। और जब प्रेमचंद से आप कनेक्ट होते हैं तो कनेक्ट होने का जो सबसे बड़ा माध्यम है वो उनकी भाषा ही है। अब आप समझिए कि प्रेमचंद की भाषा के महत्व को लिखते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि यदि आपको उत्तर भारत के समस्त रीति रिवाजों परंपराओं को जानना है, प्रेमचंद की कहानियों से उत्तम परिचायक नहीं मिलेगा। मतलब आप यहाँ न भी आइए, आप यहाँ न भी पढ़िए, आप यहाँ की कहानियों को सिर्फ पढ़ लीजिए, यहाँ की सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो जो सबसे महत्वपूर्ण कहानी की जो पार्ट होती है वो होती है भाषा। आपके सामने मैंने 2-3 कहानियों का जिक्र किया, चाहे आप उसने कहा था ले लें, चाहे तीसरी कसम मारे गए गुलफाम ले लें, चाहे आप कफन ले लें, पात्रों के नाम देखिए, पात्रों के भी नाम भाषा का एक पार्ट है। घीसू माधव की जगह मालती मेहता नहीं हो सकते थे, राय साहब नहीं हो सकते थे, उनके नाम हल्कू की जगह और कोई हो ही नहीं सकता था ना। प्रेमचंद का सबसे चर्चित उपन्यास है गोदान, जिसका नायक कौन है? होरी, उसका लड़का है गोबर। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि भाषा के एस्पेक्ट से जिस परिवेश को, जिस समाज को, जिस प्रकृति को आप प्रस्तुत करना चाहते हैं, आपकी कहानी हो सकती है हिंदी में हो, आपकी कहानी हो सकती है अंग्रेजी में हो, आपकी कहानी किसी भी भाषा में। अभी आप लोगों ने अगर देखा होगा तो एक कुछ दिन पहले फिल्म आई थी चेन्नई एक्सप्रेस, देखा है किसी ने? क्यों? हेलो जी सर, जी सर। यस सर। क्या खासियत है इस कहानी की? तो बताया ना, इसकी जो चेन्नई एक्सप्रेस के नीचे एक टैग लाइन लिखी हुई थी, वो शब्द का प्रयोग हुआ है। तमिल भाषा के शब्दों का प्रयोग इस कहानी में आपने देखा है, इस फिल्म में? जी सर, जी सर। क्यों देखा है? क्योंकि सर ताकि थोड़ा, हाँ, वो प्रमाणिक हो जाए कि भैया कि ये कहानी अच्छी है, इस कहानी में चीजें जो प्रस्तुत की गई हैं वो आपको कनेक्ट करती हैं, इसलिए ये कहानी महत्वपूर्ण है कि ये कहानी का एक पार्ट है इसेंशियल। जैसे आप आजकल की चीजों में देखेंगे तो एक सबसे बड़ा एस्पेक्ट आ रहा है कि प्रोविंशियलिज्म, क्षेत्रीयता, चाहे वो कहानी में आप ले लें, चाहे उपन्यास में ले लें, जो हमने अभी बात की है रेणु की तीसरी कसम की बात कर लें, चाहे लाल पान की बेगम की बात कर लें, तो ये कहानी अपने आप में अलग कैसे हो जाती है?
बतौर एक कथाकार रेणु अपनी अलग पहचान बनाते हैं, जयशंकर प्रसाद एक अपनी अलग कथा पहचान बनाते हैं। क्यों, क्या अंतर है? क्योंकि रेणु आंचलिक परिवेश को प्रस्तुत करते हैं, तो उस अंचल की भाषा महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रेमचंद आम जीवन की कथा को प्रस्तुत करते हैं, तो आम जीवन की कथा को अपने उपन्यासों, अपनी कहानियों में बनाते हैं। आप देखिए कि जयशंकर प्रसाद जब चंद्रगुप्त लिख रहे होते हैं या और सारी चीज, उनकी बड़ी चर्चित कहानी है, अगर आपको मिलिएगा जयशंकर प्रसाद की, मिले तो पढ़िएगा जयशंकर गुंडा। जयशंकर प्रसाद की बड़ी चर्चित कहानी और बड़ी अच्छी कहानी है, रोचक कहानी। तो आप देखेंगे कि भाषा के स्तर पे ये सारी कहानियां बटी हुई। जब हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर के बारे में लिखते हैं और कहते हैं सीधे सीधे बन पड़ा तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर, तो कबीर के व्यक्तित्व को प्रस्तुत करने के लिए इससे बेहतर भाषा हो ही नहीं सकती थी, जो कबीर की पर्सनालिटी थी। तो कहानी का एक महत्वपूर्ण पार्ट जो है भाषा भी है। आप यदि होरी की कथा कह रहे हैं तो आपको होरी की भाषा में कथा कहनी। आप अमृतसर के बाजारों की भाषा बात कर रहे हैं तो वहां के भाषा में बात करनी है। और लेखक का अनुभव तभी प्रमाणिक होगा, एक बतौर लेखक आप तभी प्रमाणिक ढंग से चीजों को प्रस्तुत कर पाएंगे जब आप भाषा के स्तर पे, संवेदना के स्तर, दूसरे की भावनाओं से जुड़ेंगे, कनेक्ट होंगे और उसकी बातों को प्रस्तुत करेंगे। और ये जो चीज है, भाषा के साथ साथ कहानी कहने की जो कला है, जिसको हम कहते हैं नरेशन, कि आप कहानी लिखते हुए कहानी में किस भूमिका में हैं, मतलब समझ रहे हैं? क्यों अजय प्रताप जी सर। मतलब क्या है नरेशन का, मतलब क्या है? उसकी संक्षिप्त वर्णन, मतलब भाव क्या होते हैं सर? कहानी कहने का एक तरीका। हाँ, कहानी कहने का एक तरीका होता है। कभी कभी बात आप पात्रों के माध्यम से कहते हैं, कभी कभी बात आप अपने माध्यम से कहते हैं, कभी कभी बात आप समाज के माध्यम से कहते हैं। तो किस बात को किस के माध्यम से नरेट कराना है, ये महत्वपूर्ण है। प्रेमचंद कह रहे होते हैं, गोदान में कह रहे होते हैं, और उस समय का युग सत्य था, आज के समय का भी युग सत्य था। और किसके माध्यम से कह रहे थे? होरी के माध्यम से कह रहे थे कि जब गर्दन दूसरों के पांव के नीचे दबी हो तो पांव सहलाने में ही भलाई है। ये जो एक फैक्ट है, एक आज के भी समाज का फैक्ट है, वो प्रेमचंद नरेट करवा रहे थे। और किसके माध्यम से नरेट करवा रहे थे? होरी के माध्यम से नरेट करवा रहे थे। बात प्रेमचंद की थी, उस प्रेमचंद की दूरदर्शिता देखिए। आज ये बात कितनी प्रासंगिक है आप समझ सकते। और आगे की मैं बात बताऊं कि प्रेमचंद की एक और कहानी आपका मैंने जिक्र किया, कफन। तो कफन में यीशु माधव के बारे में कहते हैं राय साहब, ठाकुर साहब, कि इन दोनों से कुछ कहना काले कंबल पे रंग चढ़ाने के समान है। तो जो इस तरह की भाषा और किस रूप में कथा को प्रस्तुत करना है, ये महत्वपूर्ण होता है एक कथाकार के लिए, एक कहानीकार के लिए। तो जब भी आपके अंदर भावनाएं हैं, आप उसको अभिव्यक्त करना चाहते हैं,
आप लोगों तक उसको कन्वे करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं और किस रूप में कहना चाहते हैं, ये सारी चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। कहानी अन्य विधाओं की अपेक्षा अलग विधा है। इसमें जीवन की किसी एक घटना को आप समग्रता में प्रस्तुत करते हैं और उस प्रस्तुतिकरण के जो आवश्यक अंग हैं वो क्या क्या हैं, अभी आपको बताया। कुछ आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? हाँ, आप जैसे जी सर। कहानी का शीर्षक और नरेशन और प्रॉपर भाव होना चाहिए उसमें लिखते समय, क्योंकि वही प्रबल होता है। जैसे ये है ना कि आप किसी चीज को देख रहे हैं, किसी घटना को देख रहे हैं, किसी चीज को समझ रहे हैं, किसी चीज को फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और वो होता क्या कि अंदर तक जब आपको एक आपके मन में होता है नहीं नहीं अब मुझे कुछ करना ही है। कहा गया है ना वाल्मीकि के बारे में भी कि होगा पहला कभी आसे उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता। ठीक है ना? तो तब कविता क्यों लिखी जाती थी, आज कहानी क्यों लिखा जाता है? क्योंकि तब छापे खाने का आविष्कार नहीं हुआ था, चीज़ों को प्रिंट माध्यम में प्रस्तुत करने के संसाधन नहीं थे, और हम उन चीज़ों को कितनी दूर ले जाएं ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो इस कारण हमने उन रूप में लिखा। निश्चित तौर पे जब आपके मन में फीलिंग आएगी किसी भी घटना को लेके, तो पहले आपको ये तय करना होगा कि आपको उसको कविता के रूप में प्रस्तुत करना है, कि कहानी के रूप में प्रस्तुत करना है, कि संस्मरण के रूप में प्रस्तुत करना, किस रूप में आपको उन चीज़ों को प्रस्तुत करना है, ये आपको सोचना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा। तो जब आप एक माध्यम के रूप में कहानी को चुनते हैं, अपनी बात को कहने के लिए कहानी को चुनते हैं, तो फिर आपको कहानी के जो पैरामीटर्स, जो विषय वस्तु है, उसकी जो ड्रामेटिक आर्नी है, जो उसको जो है क्या बोला जाता है उसका टाइटल है, फिर उसकी भाषा है, उसके डायलॉग्स हैं, और देश काल परिस्थिति, देश काल परिवेश के अनुरूप आपको चीजों को प्रस्तुत करना होता है। जब तक आप कहानी को परिवेश के अनुरूप नहीं प्रस्तुत करेंगे, तब तक कहानी की जो भावुकता है, भाव प्रवणता है, वो महत्व की नहीं। और अगला जो कहानी का सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है, भाव के साथ साथ भाषा सर्वाधिक महत्वपूर्ण माध्यम है कहानी का। कि आप बेशक हिंदी में कहानी लिख रहे हैं, बेशक अंग्रेजी में कहानी लिख रहे हैं, आपकी कहानी का पूरा कंटेंट किसी भाषा में हो सकता है, लेकिन जब आप डायलॉग लिखेंगे, आप चीज़ों को प्रस्तुत करेंगे, आप रीतियों नीतियों को प्रस्तुत करेंगे, उनकी परंपराओं को प्रस्तुत करेंगे, तो आपके लिए वह भाषा महत्वपूर्ण होगी जो वहाँ के लोगों की लोकल डायलेक्ट। क्योंकि हमारे वहाँ तो ये कहा जाता है ना कि हर कोस कोस पे पानी बदलता है और वाणी भी बदलती है। तो हिंदी, अगर आप एक भाषा के रूप में हिंदी को ही देखें, तो हिंदी के कौन कवि हैं? सूरदास हैं जो ब्रजी में लिखते हैं, तुलसीदास हैं जो अवधी में लिखते हैं, कबीरदास हैं, पंचमेल खिचड़ी भाषा है। ये तो आधुनिक काल के रचनाकारों को छोड़ दें तो कहने के लिए हिंदी में कुछ बचेगा ही नहीं, अगर हम खड़ी बोली हिंदी को सिर्फ हिंदी भाषा मानते हैं तो ये जो महत्व है कि भाषा हिंदी हो सकती है, भाषा अंग्रेजी हो सकती है, भाषा कोई भी हो सकती है, लेकिन जिसकी भी बात आप करेंगे, ठीक है, अगर आप आज ट्राइब्स की बात कर रहे हैं तो ट्राइब्स के रीति रिवाज आने चाहिए उसमें, ठीक है। यदि आप किसी और की बात कर रहे हैं, आप किसी एलीट क्लास की बात कर रहे हैं, तो उसकी बात आनी चाहिए,
जैसे कि आप निर्मल वर्मा की कहानियों को देख सकते हैं, जैनेंद्र की कहानियों को देख सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि पात्र और परिवेश के अनुरूप भाषा आपकी होनी चाहिए। अब आप लोगों को कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो तो 10 मिनट का समय। सर जैसे कि आपने बताया कि प्रेमचंद जी जो हैं वो सरल भाषा का उपयोग करते थे, बिल्कुल, तो ऐसे ही बाकी कहानीकार क्यों नहीं करते? क्या? हेलो, हाँ जी सर। हाँ मोहित बताएं। सर जैसे आपने बताया कि प्रेमचंद जी जो लिखते थे वो बहुत सरल भाषा में लिखते थे, तो ऐसे ही दूसरे कहानीकार क्यों बिल्कुल सरल भाषा का उपयोग ना करके थोड़ा टफ भाषा का उपयोग करते हैं? नहीं, ये तो कहानीकार टू कहानीकार वैरी करता है ना, कि जैसे प्रेमचंद के ही समकालीन थे जैनेंद्र, ठीक है, लेकिन जैनेंद्र की जो विषय वस्तु थी, वो कहानियां जो लिखते थे वो मनोवैज्ञानिक कहानियां लिखते थे, तो उनकी भाषा अलग थी, ठीक है। वो भाषा के शब्दों पे ना ध्यान देके शब्दों की भंगिमा पे ध्यान देते थे। उनका डायलॉग है कि माँ जैसी कुशल गृहिणी थी वैसी कोमल भी होती। तो बातों को कहना और कहते कहते छोड़ देना और पाठक पे छोड़ देना कि वो क्या सोचता है। इसीलिए तो प्रेमचंद कथा सम्राट हुए। कहानियां तो सबने लिखी, लेकिन उपन्यास सम्राट की उपाधि तो प्रेमचंद को मिली। नो डाउट मैं कह दूं कि कहानी के अन्य पैराडाइम पे यदि हम कहानी की बात करेंगे, कहानी तत्वों की बात करेंगे, भाषा की प्रवणता की बात करेंगे, तो प्रेमचंद से अच्छी विषय वस्तु और अच्छे ढंग से लोगों ने प्रस्तुत किया है। लेकिन प्रेमचंद की सहज होना आजकल की दुनिया में सबसे कठिन काम है। हम जो हैं वही दिखें, आज की डेट में सबसे बड़ी चुनौती है। यस, थैंक यू सर, थैंक यू। सर जी जी पूछिए। सर मेरा आपसे एक प्रश्न है कि कभी कभार सर ऐसा होता है कि कभी भी हम कोई कहानी लिखने का प्रयास करते हैं तो विषय वस्तु होने के बावजूद भी हम अंत तक नहीं पहुंच पाते। एक विषय के साथ हम एक कहानी को प्रारंभ करते हैं, परंतु उसके अंत तक पहुंचते पहुंचते या तो हमारा ध्यान भटक जाता है या फिर हम उस चीज को अंत तक पहुंचा नहीं पाते। बेटा आप कहानी पढ़ते हो? यस सर। ये जान लीजिए कि यदि आप कहानी पूरा नहीं कर पाते हैं यस तो सर। आपको कहानियों को पढ़ना चाहिए। और पढ़ने का मतलब ये है ना कि जहाँ जैसे मान लीजिए आपने एक कहानी आपको लिखना है, ठीक है, और वो कहानी जैनेंद्र की कहानी से मैच करती है या आज्ञा की किसी कहानी से मैच करती है, या जिस भी राइटर से आपका राइटअप सेंस मैच कर रहा है, उस राइटर की कहानी को पढ़िए, ठीक है ना। और वो कहानी एक बार पढ़ने में नहीं समझ में आएगी, 2-4 बार पढ़िए कि जहां आपकी चीज फंस रही है वहां जाके राइटर कहाँ जा रहा है। तो जब उस जैसे जिस हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर, ये एक पर्टिकुलर रचनाकार, एक पर्टिकुलर व्यक्ति, एक पर्टिकुलर से मैच करेगा, तो जिस किसी भी रचनाकार से आपका सेंस ऑफ ह्यूमर मैच करता है, आप उसकी कहानी, और आपको लगता है कि मेरी कहानी और इस कहानी में कुछ सिमिलरिटी है, तो आप उसको पढ़िए, और जब आप उससे कनेक्ट होंगे तो उस कहानी को पहले ढंग से पढ़िए। पहली चीज और महत्वपूर्ण चीज है, आपने ईदगाह पढ़ी, पूस की रात पढ़ी, और भी कहानियां पढ़ी, और कैसे पढ़ना चाहिए। कभी आप पूस की रात मेरे साथ पढ़िए या कभी कफन कहानी मेरे साथ पढ़िए, तो वो पढ़ने का जो नरेशन और कहानी को समझने का जो तरीका है ना, या आप एक ही कहानी 4 बार अपने भी पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। और दूसरी चीज ये है ना कि जिस भी राइटर से आपका लगता है कि ये राइटर मेरी तरह लिखता है या इस राइटर की तरह हम लिख सकते हैं, हर किसी के अपने एक आदर्श होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लिखना है तो आपका कोई ना कोई आदर्श होगा और उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। सबसे बड़ी कमी आजकल के लेखकों में या कहें लिखने वालों में ये है कि वो अपनी किताबें नहीं पढ़ते हैं, अपना लिखा हुआ भी नहीं पढ़ते हैं। ये सबसे बड़ी कमी लोगों के अंदर है।
ठीक। और जी सर मेरा ये सवाल था कि आपने जो शुरुआत में एक बात कही जो काफ़ी सारे विचार रखे कि शीर्षक महत्वपूर्ण है और वास्तव में महत्वपूर्ण है, लेकिन आजकल की जो नई कहानियाँ आ रही हैं, जो नए लेखक जो आ रहे हैं, उनको अगर पढ़ते हैं तो शीर्षक पे जोर होता है, उनका शीर्षक अच्छा भी होता है, मगर जब किताब खोलते हैं या कहानियाँ पढ़ने लगते हैं तो वो उतना ज़्यादा महत्व नहीं दिखता जितना शीर्षक पे दिया उन्होंने। मेरा पॉइंट दूसरा शीर्षक था। मेरा पहला पॉइंट ये था कि कंटेंट आपका क्या होना चाहिए और आप कहानी में आयरनी कैसे क्रिएट करते हैं। पहले मैंने यही बात कही है कि शीर्षक महत्वपूर्ण है, नो डाउट, लेकिन कहानी में जब तक आप आयरनी क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है, जब तक सीधी सीधी कहानी चलेगी तो किसी को पढ़ने में मजा नहीं आएगा। जी जी वही। तो वो आयरनी होना चाहिए, और वो आपके लिए मतलब किसी भी कथाकार के लिए समझना चाहिए, जानना चाहिए कि ये ड्रामेटिक आयरनी आपकी कहानी में हो। ये इसेंशियल पार्ट होना चाहिए कहानी का, जहां से मैं सोचता हूँ। थैंक यू सर, धन्यवाद। सर एक तरह से प्रश्न है मेरा वो यह है कि जैसे हम जैसे कुरीतियाँ होते हैं समाज में बहुत सारे, हम उसे जोड़कर कहानी बनाकर खुद से रचना चाहते हैं। तो वो अगर जैसे किसी ने पढ़ा और किसी ने बोला कि आजकल बहुत ये भी हो रहा है कि लोग उसके अपोज करते हैं उस कहानी को, या कोई किताब किसी ने रचा किसी के लिए तो उसके खिलाफ जाते हैं कि वो कहते हैं कि मेरा धर्म के विपरीत है, वो कहेगा मेरा धर्म के विपरीत। तो इन दोनों इन द्वंद्व से इंसान कैसे निकले, मतलब कथा लिखे भी और इनसे दूर भी रहे, मतलब द्वंद्व ना हो उसके लिए। देखिए, पहली चीज तो ये ना कि कहानी का एक अवयव ही है कि देश काल वातावरण। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आप कबीर को पढ़िए चाहे प्रेमचंद को पढ़िए, तो इन कथाकारों ने उस समय कथा लिखी और उस समय विरोध किया जिस समय आप कबीर को यदि पढ़ते हैं तो कबीर ने दोनों समान रूप से, देखिए होता क्या ना कि हम सेलेक्टिव हो जाते हैं चीज़ों को लेके, कि हम सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। हम किसी, जैसे कबीर को आपने, तो वो सेलेक्टिव नहीं है। वो जब बात करते हैं कुरीतियों की तो हिंदू धर्म की भी कुरीतियों की बात करते हैं और इस्लाम धर्म की भी कुरीतियों की बात करते हैं। लेकिन आज का बंदा जो है ना वो सेलेक्टिव है। तो ये जब कोई भी कथाकार या कोई भी जब सेलेक्टिव हो जाएगा ना तो फिर उसकी कहानी, प्रेमचंद को आप ले लीजिए, प्रेमचंद के बारे में प्रेमचंद ने साहूकार, पुलिस और अंग्रेजों के महकमों के खिलाफ बहुत सी चीजें लिखी हैं। तो वो सेलेक्टिव नहीं हुए। जब रचनाकार सेलेक्टिव हो जाएगा, किसी पक्ष हो जाएगा किसी का, तो फिर वो कहानी कर ही नहीं पाएगा, तो उसका वो मजा नहीं आएगा फिर। और दूसरी चीज आपको मैं एक और उदाहरण बता दूं कि कहने का ढंग अलग अलग होता है, तो उसको भी आपको लगता है कि ये बात हमको कहनी ही है, तो आप कह दीजिए गिलास आधी खाली है, या आप कह दीजिए गिलास आधी भरी है, बात तो दोनों एक ही है। तो भाषा के स्तर पे आपको वो कि आपको क्या देखना है, कि आधी गिलास खाली देखनी है कि आधी गिलास भरी दिखानी है। उसके लिए आप जैनेंद्र को पढ़िए। ये मेरे समझ से, जो अगर आप लोग नए कहानियां लिखना चाहते हैं तो जो भी माइंड ऑफ फ्रेम हो, ऐतिहासिक कहानी का हो, मनोवैज्ञानिक कहानी का हो, चाहे सोशल कहानी का हो, तो उस टीम के कहानीकारों की कहानियों को पढ़िए, उनके संस्मरण को पढ़िए, उनकी बातों को जानिए, तो बहुत सी चीज़ें आपको जो है आपके दिमाग में अपने आप चली आएंगी, और जब आप कहानी लिखने बैठेंगे तो उन चीज़ों का इस्तेमाल आपके साथ होता चला जाएगा। कहानी में हम मतलब किसी
इंसान के ऊपर, जैसे मोदी जी हैं, अगर हम उन्हीं के ऊपर लिखें, उन्हीं का कहानी, उन्हीं के बारे में जानकर उन्हीं के बारे में लिखें, तो उन्होंने तो वो काम किया ही किया है, तो वो तो लोग उसके खिलाफ जाएंगे ही जाएंगे। तो फिर मतलब सच कहानी में, किसी कहानी में सच नहीं लिख सकते। नहीं, लिखा जा सकता है। मैं छोटी सी कहानी बताता हूँ आपको कि एक राजा था, उसका बहुत प्रिय हाथी था, और राजा ने कहा कि भाई हाथी के मरने की सूचना कोई देगा तो मैं उसको मृत्युदंड दे दूंगा। अब सब हाथी मर गई, सब लोग परेशान कि कैसे कहा जाए। तो एक बंदा गया, कहा कि राजा साहब, ना हाथी बोलता है, न हिलता है, न डुलता है, न खाता है, न चलता है। तो कहा मतलब राजा बोला मतलब हाथी मर गया? कहा मैं ये कैसे कह सकता हूँ साहब। तो वही बताया ना कि कहने का ढंग बदलना पड़ेगा। मुक्तिबोध की कविता ही है कि उठाने ही होंगे अभिव्यक्ति के खतरे, तोड़ने ही होंगे गढ़ और मठ। तो किया जा सकता है, बस भाषा का और सारी चीजें हैं। जो तटस्थ है समय, उसका भी इतिहास लिखता है। कबीर के समय में कबीर का बहुत विरोध था, कट्टर इस्लामिक शासक थे लोधी, लेकिन उन्होंने लिखा। तो एक, अगर आप तटस्थ हैं तो तटस्थता के साथ साथ निर्भीकता अपने आप आपके अंदर आ जाती है। और कुछ? और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछे सर से। सर आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमारे साथ जुड़े और हमें